गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड यूनिट लॉज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फ्रिक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन होता क्या है? देखो, सिंपल सी बात है। कई बार हम किसी छोटी सी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो कई बार वो मूव नहीं कर पाती है ना। यानी सरफेस, किस जो सरफेस है जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यानी सपोज करो जैसे ये नोटबुक भी है, ये नोटबुक क्या है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो टेबल का सरफेस कैसा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या होता है फ्रिक्शन? क्या होता है फ्रिक्शन? एक ऐसा फोर्स होता है विच अपोज द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन लिक्विड, गैसेज और सॉलिड, तीनों में होता है। ठीक है, यानी फ्रिक्शन क्या होता है? एक अपोजिंग फोर्स होता है। अब बात आती है, चलो पहले फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन हमें पता चल गया क्या है, अपोजिंग फोर्स है। तो एक्चुअल में फ्रिक्शन क्यों लगता है, क्या होता है, कैसे आता है? देखो, ज़रूरी नहीं होता कि सरफेस रफ हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें कोई सरफेस है वो स्मूथ दिखाई दे रहा है। ये जैसे ये इसके ऊपर, ये टेबल के ऊपर क्या है, ये नोटबुक के मान लो, या बुक या कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये क्या है, सरफेस स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ है, हमें स्मूथ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसको आप जूम करके देखोगे, या आप कह सकते हो एक्चुअली इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रफनेस ज़रूर होगी। इसके अंदर कुछ ना कुछ रफनेस ज़रूर होगी। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर रखते हैं, तो जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो जूम करके देखेंगे हम, तो क्या होता है, ए और बी की जो इरेगुलरिटीज़ है, यानी जो रफनेस है, वो आपस में क्या हो जाती है, इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। ये सरफेस बी है, ये ए, ये क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरलॉक्ड हो जाएंगी। यानी इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो क्या होगी, इंटरलॉक होगी। अब इस इंटरलॉक को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट एंड वन मूव्स और टेंड्स टू मूव भी कह सकते हो, यानी मूव कर रही है या मूव करने की कोशिश कर रही है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट comes in contact of other, or when one object moves or tends to move on the surface of other, there is always a force which oppose the motion, and that resistance to motion is called friction. उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो लिखते हैं हम, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन is the property, or you can say opposing force, is a property due to which a force is set up at the due to which a force is set up at the surface of contact of two bodies प्रिवेंटिंग या अपोजिंग, जिसको ये टिपिकल वर्ड लगता हो इसको लिख सकते हो आप अपोजिंग एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम। ठीक है जी, तो हमें पता चल गया अपोजिंग फोर्स है ये। यानी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। यानी अगर रिलेटिव मोशन इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, बैक साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन। तो हमारे पास ये क्या है, फ्रिक्शन। अब मैंने अभी आपको कहा फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में एक्ट करती हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में होती है। तो देखो इसमें एक डिफरेंस है,
हमारे पास यानी फ्रिक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है उसको हम ड्राई फ्रिक्शन भी बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर होता है? सॉलिड्स के अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन को हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन को हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं। डायमेंशंस में हमने ये वर्ड सुना था, तब मैंने शायद आपको यही बताया था कि जो लिक्विड की लेयर्स में अपोजिंग, मैंने बताया था कि जो लिक्विड की लेयर्स के बीच में होता है फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो यहाँ से पता चला हमें ये किसके अंदर होता है? लिक्विड्स एंड गैसेस के बीच में, राइट। चलो, क्लियर हुआ है? अब देखो, अब मैंने आपको कहा दो टाइप के होते हैं, तो पहले हम करते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन स्टार्ट। एक्सटर्नल फ्रिक्शन को मैंने क्या नाम बताया था? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो बेटा, ये हमारे पास क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? सबसे पहली टाइप बनती है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। हमारे पास तो ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, ये क्या है? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। एक लिमिटिंग फ्रिक्शन भी होता है, वो बीच में कराऊंगी मैं आपको। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब कोई सरफेस टेंड्स टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश कर रही है। मैं क्या बोल रही हूँ? टेंड्स टू मूव, कोशिश कर रही है ना, मूव नहीं कर रही, कोशिश कर रही है। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई बॉडी रखी हो, आप फोर्स लगाना शुरू करते हो, बट वो उस फोर्स की वजह से वो बॉडी मूव नहीं कर रही, दैट टेंड्स टू मूव, मूव करने की कोशिश करती है। तो उस टाइम पे जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी इट इज़ द अपोजिंग फोर्स which acts when a body tends to slide over the surface of another body। ठीक है, लेकिन जब बॉडी मूव करेगी तब जो अपोजिंग फोर्स एक्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी इट इज़ द अपोजिंग फोर्स which acts when a body is actually sliding over the surface of another body, उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनामिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। तो अगर बाई चांस कभी डायनामिक आ जाए तो ये मत कंफ्यूज होना कहाँ से आ गया। डायनामिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलो जी, मैंने एक सरफेस लिया, इसके ऊपर सपोज करो कोई बुक रखी हुई है। इस बुक का अपना कुछ वेट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वेट mg वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो इसके अपोजिट रिएक्शन एक्ट करेगी न्यूटन्स थर्ड लॉ से अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या है? mg है। r इज इक्वल टू क्या है? mg। तभी ये ऐसे नहीं मूव कर रही बॉडी, यहीं की यहीं पे बैलेंस हो गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई है। अब हमने क्या किया? इस बॉडी को स्लाइड करने की कोशिश की। मैं इस बॉडी पे ऐसे ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, ऐसे, ये फोर्स लगा F। ठीक है, यानी ट्राई टू स्लाइड द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बाय पुलिंग इट। मैं पुल करके फोर्स लगा रही हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पे एक इसके ही अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। सपोज करो वो क्या है? स्मॉल f। किससे डिनोट कर रहे हैं हम? स्मॉल f से। ठीक है, तो ये क्या है? ये है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा,
ये आ गया हमारे, मैंने क्या कहा, टेंड्स टू मूव करने की कोशिश करती है, तब तो बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कई बुक्स में लिमिटिंग फ्रिक्शन को अलग से भी डिफाइन किया हुआ है। कैसे किया हुआ है डिफाइन, मैं बता देती हूँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which acts when the body is just on the point of sliding। यानी अब क्या है, मैंने क्या कहा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसका मतलब क्या है, अब इस फोर्स के बाद बॉडी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है, समझ आई? ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब हम करते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, देखो बेटा, लॉज, अब मैंने जब आपको फ्रिक्शन बताए हैं अलग अलग, है ना, तो मेरे को लॉज भी बताने पड़ेंगे। पहले हम करते हैं लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट पार्ट हम किसके करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के। जो चीज़ सेम होगी वो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ क्या है, ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है दैट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। यानी जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वही स्टैटिक फ्रिक्शन में हम लॉ बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है दैट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। in a direction opposite to the direction of relative motion, यानी प्रिजर्व इन नेचर कह सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट लॉ बन गया ये। सेकंड हमारे पास क्या है, ये कहता है मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या कह रहा है, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पूरा लिखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ, ये है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन के। थर्ड लॉ क्या कहते हैं, थर्ड लॉ कहता है कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर, द मैक्सिमम, मैक्सिमम छोड़ो अब लिमिटिंग लिख देते हैं, तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, थोड़ा थियोरटिकल है ये, डिपेंड्स ऑन नेचर एंड स्टेट ऑफ पॉलिश। और क्योंकि हमें पता है हम फ्रिक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं पॉलिश करके, लुब्रिकेंट से, है ना, तो इसलिए मैंने पॉलिश वाली बात भी लिख दी है यहाँ पे, पॉलिश ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। और एक्ट कैसे करेगा, टेंजेंशियली टू इंटरफेरेंस, टेंजेंशियली एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ लॉ क्या कहता है कि जो ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट इज़ इंडिपेंडेंट टू
एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो सेम ही रहेगी, हमने तो नॉर्मल रिएक्शन पे कहा डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी एरिया के साथ चेंज हो जाएगी, जब नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगी तो ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी एरिया के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो इसने क्या कहा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा म्यू, क्या आएगा, म्यू। तो ये म्यू क्या है, म्यू एस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या कहते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर हमें डिफाइन करना हो क्या कहेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन, इट इज़ द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब जो ये म्यू है ये क्या है, प्योर रेशियो है, ऊपर भी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है, वो भी mg के इक्वल आया था ना, तो प्योर रेशियो है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, नहीं है इसकी कोई भी यूनिट। डिपेंड किसके ऊपर करेगी ये वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। वैसे यूजुअली जो ये होती है ये लेस देन 1 होती है, लेकिन कभी भी इक्वल नहीं होती 0 के, ये हमेशा ध्यान रखना 1 मार्क के लिए, ठीक है। यानी 0 से मैक्सिमम के बीच में वैल्यू होती है, तो आप ये कह सकते हो जो ये होता है फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के या तो इक्वल आएगा जो मैंने कहा था मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर उससे कम आएगा, ठीक है, क्लियर है। सेकंड हमने क्या कहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन कहा था। काइनेटिक फ्रिक्शन में भी एग्जैक्टली सेम है जो स्टैटिक फ्रिक्शन के हैं, सिर्फ थोड़ा सा ये डिफरेंस भी नहीं है, सिर्फ जो कोफिशिएंट है उसको अलग से डिनोट करेंगे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा म्यू के, जिसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है, ये बात समझ आई आपके। देखो इसके जो लॉज हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन है, वो क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो सिर्फ मैंने वो बताया आपको, म्यू एस की जगह हमने क्या ले लिया, म्यू के। ये भी प्योर रेशियो है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सरफेस कितना साफ़ है या रफ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। जैसे अगर आप एग्जांपल भी लो, म्यू की वैल्यू अगर मैं कुछ एक सरफेसेस के लिए आपको बताऊं, तो जैसे सपोज करो ग्लास रखा हुआ है, ग्लास के ऊपर ग्लास दोनों की वैल्यू बताऊंगी, स्टैटिक की और काइनेटिक की। जब ग्लास रखा है ग्लास के ऊपर, तो जो स्टैटिक होती है उसकी तो वैल्यू होती है 0.9 to 1 तक, और जो काइनेटिक होती है वो होती है 0.4, ठीक है, ये होती है। जैसे सपोज करो रबड़ रखी हुई है, रबड़ का मतलब रबड़ इन द सेंस कि रबड़ का कोई ऑब्जेक्ट है। अच्छा कॉन्क्रीट भी अगर हम लेते हैं, कॉन्क्रीट भी अगर लेते हैं, ड्राई और वेट दोनों का अलग अलग होगा। जैसे सपोज करो मैंने वेट ले लिया तो उसके लिए 0.7 होगा, ये 0.6 होगा। अगर आप लोगे ड्राई तो उसके लिए ये वैल्यू 1 होगी, ये क्या होगी 0.8 होगी, ठीक है। जैसे वुड का रख दो आप लेदर के ऊपर, वुड ऑन लेदर, लेदर कौन सी है, ड्राई है, ठीक है, तो क्या होगा 0.5 0.4 ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अच्छा स्टील है हमारे पास, स्टील को मैं स्टील के ऊपर ही रख देती हूँ, ये डबल आएगा, स्टील को मैं स्टील के ऊपर रख देती हूँ, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, स्टील कौन से वाली है, क्लीन सरफेस की बजाय हमने क्या ले लिया, मान लो ग्रीस ले ली, ग्रीस्ड ले लिया, ग्रीस्ड, ठीक है, तो उसके लिए वैल्यू कितनी बन जाएगी इसकी 0.09 0.05, लेकिन अगर क्लीन सरफेस लेते तो 0.74 और ये होती 0.5,
5 से। तो इस तरह जैसे वुड को वुड के ऊपर रखते हो, वुड आपके पास ड्राई है तो क्या होगी 0.25 से 0.5 तक की वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की और 0.2 होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वैल्यूज़ देख लेना, वैसे पेपर में दी होती है वैल्यू, अगर आता है ना क्वेश्चन तो वैल्यू आपको दी होगी। क्लियर है? तो बच्चों अब हम करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। क्या करेंगे हम? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कब होता है? जब एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस क्या कर रहा है? रोल कर रहा है, पहिया घूमता है, रोल करता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? रोलिंग सरफेस। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, सॉरी। अब बात आती है रोलिंग का रीज़न क्या है। देखो जब कोई सरफेस है ये, उसके ऊपर ये पहिया रोल करेगा, ठीक है, तो जैसे ही व्हील रोल करेगा अलोंग द रोड, ये क्या करेगा? इस सरफेस को प्रेस करेगा टू द रोड, यानी रोड के सरफेस को थोड़ा सा प्रेस करेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्रेस। अब कंप्रेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? म्यू के ऊपर, है ना। म्यू और एफ जो है वो एक्चुअल वैल्यू जो है फ्रिक्शनल फोर्स और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कंप्रेस होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, यानी ऐसे ये आ गए व्हील इसके अंदर। ठीक है, तो अब रोलिंग व्हील जो है वो क्या होगा? हमारे पास देखो 3 पॉइंट बनते हैं इसके ऊपर, दोबारा से बना के दिखाते हैं आपको। 3 पॉइंट बनेंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ठीक है, जो ये बी सी होगा यहाँ तो कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ चढ़ेगा, है ना। जो ए बी होगा ये क्या होगा? ए बी यहाँ से क्या होगा? ऐसे ऐसे जा रहा है ऊपर की साइड, ऐसे जा रहा है ऊपर की साइड, यानी ये जो है इसके अंदर एक बार क्या हो गया? कहते हैं ना हम, धंस गया, कंप्रेस हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, तो इस पर एक थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी इस मोशन को क्या कर रहा है? ये अपोज कर रहा है, तो इसकी वजह से इसमें क्या कर रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब रोलिंग फ्रिक्शन के लॉज की अगर बात करो, रोलिंग फ्रिक्शन में भी क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, लेकिन जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेडियस ऑफ व्हील, टू द रेडियस ऑफ रोलिंग बॉडी कह सकते हो। रोलिंग बॉडी की रेडियस के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब कंबाइंड करोगे इसको तो क्या बनेगा? R बाय आर, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दो तो क्या आएगा यहाँ पे? रोलिंग फ्रिक्शन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो डायमेंशन वही होगी जो लेंथ की आएगी, है ना, डायमेंशन तो वही होगी। और सिंपल सी बात है, स्लिप नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। देखो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन जैसे स्टील और स्टील के ऊपर हमने भी लेंगे, वो अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरेटिव लें तो वो 1/100 टाइम्स कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन स्टील का, अगर हम मैं स्टील पे लेती हूँ। ठीक है, तो अगर हम लेस फ्रिक्शन चाहते हैं, यानी रोलिंग फ्रिक्शन को मैंने स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हमने क्या करना है? रोलिंग में कन्वर्ट करना है। तो रोलिंग क्या है? कम है स्लाइडिंग से, तो मुझे क्या करना है? कम फ्रिक्शन चाहिए, तो यानी हमें ऐसा कुछ करना है कि फ्रिक्शन क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, है ना। तो सबसे पहला केस बॉल बेयरिंग अरेंजमेंट। बॉल बेयरिंग अरेंजमेंट से क्या हो जाएगा? जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो जो बॉल बेयरिंग सिस्टम होगा, जो भी अरेंजमेंट होगा, उसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टील की रिंग्स डाल देते हैं, है ना। स्टील की क्या करते हैं?
रिंग्स डालते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कैसे डालते हैं, जैसे ये तो हमारे पास व्हील, ठीक है। एक होता है यहाँ पे ऐसे बीच में, थोड़ा बड़ा ले लो ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या कर देते हैं, और बियरिंग बॉल्स डाल देते हैं, बॉल बियरिंग स्टील की, ऐसे ये होता है ना ऐसे, ये तो मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया डी, ये सारे ये क्या है बी, ये क्या है सी, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, अरेंजमेंट जो होती है वो इस तरीके से होती है, जो सी और डी स्टील रिंग्स हैं, जो सी और डी स्टील रिंग्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट की हुई है हार्ड स्टील बॉल्स के साथ, है ना। हार्ड बोल्ड स्टील बॉल्स के साथ क्या की है, सेपरेट की हुई है। और जो ये डी है हमारे पास रिंग, उसको ए के एक्सल के साथ क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरी रिंग को सी के साथ में क्या करते हैं, टच कर देते हैं, ठीक है। तो जब पहिया घूमेगा तो ये बॉल भी क्या है, ये बॉल भी घूमेंगी, है ना, ये बॉल भी क्या होंगी, घूमेंगी, ऐसे ऐसे घूमनी शुरू करेंगी, ऐसे ऐसे घूमनी शुरू करेंगी, ठीक है। तो यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यही रीज़न है हम ये कहते हैं कि इट इज़ ईजियर टू रोल देन टू पुल। रोल करना इजी है, पुल करना फोर्स ज़्यादा लगेगा पुलिंग में, क्यों, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। थर्ड हमारे पास ये हो सकता है कि जो व्हील्स बना रहे हैं हम, कार के हैं, बसेस के हैं, उसको क्या बना सकते हो आप, सर्कुलर बना सकते हो। सर्कुलर बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी एक तरह से आपने क्या करना है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। अब आप ये नहीं कह सकते हो फ्रिक्शन को रिड्यूस करके भाई हाँ आपने क्या किया, लुब्रिकेंट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लुब्रिकेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, बॉल बेयरिंग्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसको सर्कुलर शेप दे के भी आप क्या कर सकते हो, उसको रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन जो है कई जगह हमें इंक्रीज़ भी करना पड़ता है, कई जगह डिक्रीज़ भी करना पड़ता है। कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे, कैसे हम डिक्रीज़ करेंगे, और कहाँ हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।